वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो प्रीलिम्स होने वाला है 14 मई को, उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की ये सीरीज़ चल रही है। ये सीरीज़ में हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में या तो पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, और जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं तो उनके PYQs को भी यहाँ पर ऐड करने का प्रयास किया गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये ना सिर्फ UPPSC बल्कि UPSC के भी होंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि UPSC के क्वेश्चंस भी कुछ आ जाते हैं, राइट। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उन टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर किया जाए और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करेंगे। अभी तक हम 10 वीडियोस कर चुके हैं सीरीज़ के, 11th पे आ गए हैं आज, एंड साथ में ये बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, तो दोनों ही केस में आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC और EPFO जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम से भी जुड़कर आप चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो टाइमली प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हम आज कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो वो कौन सा टॉपिक है हमारा, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का भी और हमारे PCS प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीलिम्स का देखा होगा पिछले सालों का पेपर, तो आप पाएंगे कि हर ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखें कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में दिए हुए हैं, राइट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पार्ट 20 आर्टिकल 368 किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है अगर हम उसमें किसी तरह का कोई बदलाव कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा अमेंडमेंट हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, राइट। तो ये आर्टिकल 368 में इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो दिए हुए हैं। और पार्लियामेंट ने कहा था कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कब कहा गया था, ये कहा गया था केशवानंद भारती केस 1973 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किस में दिया गया था, वो दिया गया था केशवानंद भारती केस में। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी से 2 सेकंड में समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर दे दी गई है, तो नई सरकार आएगी तो वो चाहे तो अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स ला सकती है कि उसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो उसने बदल दिया कोई भी पार्ट कि हम फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे, इसमें हम संशोधन कर देते हैं, या हम DPSP में ये नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो फिर समय समय पर ऐसे वाद आते रहे, कहा गया कि अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, किस चीज़ को नहीं कर सकते। तो फाइनली 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन बेसिक चीज़ों के अलावा जो चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि मान लीजिए कोई आगे चलकर ऑथोरिटेरियन सरकार आ जाती है और उनको अपनी पावर स्टैब्लिश करनी है, उनको डेमोक्रेसी हटानी है, मान लीजिए उन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी हटा देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है, डेमोक्रेसी जो है ये हमारे यहाँ की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सॉवरेनिटी जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, यानी कि मूल संरचना का पार्ट। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है एक तरह से अच्छा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से केस में दिया गया था, केशवानंद भारती केस में 1973 में। और
ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बता दिया कि ये चीज़ें जो है कि ये मान लीजिए 10 पॉइंट्स हैं, ये सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस की सुनवाई के द्वारा बताती है कि नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बार में इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट बता दी कि ये पॉइंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, समय पर ये इवॉल्विंग नेचर का है। राइट, तो आप समझ गए होंगे अब। तो ये बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये जो प्रावधान है, ये हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट, अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, तो सारे अगर हम अमेंडमेंट्स पढ़ने बैठेंगे तो फिर हम पॉलिटी ही पढ़ते रहेंगे, दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगे और जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और कुछ जिनसे पूछे जाने की संभावना है उनको भी हम ध्यान देंगे। राइट, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए। ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, और तीसरा कैसे होता है? स्पेशल मेजॉरिटी और साथ में जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा भी उसको रेटिफाई करना होता है। राइट, तो यहाँ पर हम एक बार देखिए, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की बात की हमने, तो ये 3 तरीके से करवाया जा सकता है। एक सिंपल मेजॉरिटी होगी, एक होगी स्पेशल मेजॉरिटी की कंडीशन, और एक होगी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स का सहयोग की ज़रूरत होगी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होगा? मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग में 50% से अधिक का सहयोग हो, और स्पेशल में क्या होगा? 2/3 से अधिक का सहयोग हो प्रेजेंट और वोटिंग वाले मेंबर्स के। तो ये तीनों कंडीशंस याद रखिएगा। तो अब हम इससे ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपने अमेंडमेंट्स को देखेंगे अब क्या है। देखिए, तो पहला अमेंडमेंट जो हम देख रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है पहला ही अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो 1951 में लाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। राइट, और इससे पहले भी 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे उनको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन फाइनली जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसके बाद जब आगे समय बीता तो कुछ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पाया गया कि नहीं, कुछ बदलावों की ज़रूरत है, तो इसीलिए समय समय पर अमेंडमेंट्स लाए गए। पहला अमेंडमेंट कब आया? 1951 में। तो इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा 9th शेड्यूल ऐड किया गया। इसके माध्यम से क्या कहा गया कि जो भूमि सुधार होंगे और इसमें शामिल जो अन्य कानून हैं उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करने के उद्देश्य से ये 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। यानी कि जो लैंड रिफॉर्म्स और उनसे संबंधित जो लॉ थे उनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने के लिए ये लाई गई थी अमेंडमेंट। राइट, ये संशोधन किया गया था। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी जुडिशरी है उसके द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस लिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू होता है। यानी कि जुडिशरी के द्वारा रिव्यू, और वो किसके एक्शंस को रिव्यू कर रही है? जो हमारी पार्लियामेंट के द्वारा कानून लाए जा रहे हैं उनको रिव्यू करने का इसके पास पावर है। तो क्या किया गया था? 9th शेड्यूल लाई गई थी और इसके माध्यम से कह दिया गया था कि लैंड रिफॉर्म्स और इससे संबंधित जो लॉज हैं उनको जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा जाएगा। राइट, तो अब स्केड्यूल्स के बारे में अगर आपको पता हो तो टोटल 8 स्केड्यूल्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो बना था। राइट, और ये स्केड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्केड्यूल से भी क्वेश्चन आता है, तो इन स्केड्यूल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने देख लिया ये पॉइंट था। उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद आर्टिकल्स 31, 31A और 31B को भी इसमें इंसर्ट किया गया था। राइट, तो इन आर्टिकल्स के माध्यम से बेसिकली सरकार को पावर मिल गई थी कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको ले सकती थी, ठीक है, एक्वायर कर सकती थी। तो ये आर्टिकल्स जो इंसर्ट किए हैं इनको याद रखिएगा। और 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हमारे यहाँ ऐड की गई थी। देखिए, यूपीएससी के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 9th शेड्यूल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
कौन से प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान इंसर्ट की गई थी। तो अब आप बताइए 1951 में हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है 9th शेड्यूल का इंसर्शन, क्वेश्चन था कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर आपको ईयर पता है तो आप प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं। कौन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा। वैसे तो बहुत सारे इनमें डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें जिनसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है या जिनसे पूछे गए हैं, राइट। वरना अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस करेंगे तो उसी में काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल आएंगे। तो हम अपने प्रीलिम्स के फोकस में रखकर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था, 1956 में आया था। इसके माध्यम से कंट्री में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी, ठीक है। और क्या कहा गया था, जो हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन है वो यूनियन टेरिटरीज तक भी बढ़ा दिया गया था, और प्रोविजन लाया गया था स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में कि एक से अधिक स्टेट्स में एक हो सकता है हाई कोर्ट। तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से प्रोविजन था? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं था। ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के माध्यम से इंसर्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रोविजन किया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस का हाई कोर्ट में। तो ये भी इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रावधान शुरुआत से था कि बाद में अमेंडमेंट करके लाया गया। तो ये पॉइंट्स थोड़े याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने यहाँ पर पॉइंट देखा है कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज रीऑर्गेनाइज हुई थी, तो इससे पहले एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, जिसके रिकमेंडेशन में आगे चलकर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, और उसी के बाद से ये अमेंडमेंट कर दिया गया था। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसके मेंबर्स कौन कौन थे, ठीक है। तो इसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर्स कौन कौन थे, राइट। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में हुआ था, और इसके माध्यम से दादरा नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दादरा नगर हवेली जो थी ये यूनियन टेरिटरी 10वें अमेंडमेंट एक्ट 1961 के माध्यम से बनी थी। देखिए दादरा नगर हवेली जो है ये 1954 में इसको पोर्टुगीज से इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और 1954 से लेकर 1961 तक यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की सहायता से एक पंचायत थी, वरिष्ठ पंचायत के द्वारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था, और 1961 में इसको फाइनली एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, राइट। उसके बाद अगला देखते हैं कौन सा अमेंडमेंट है, ये है 11th अमेंडमेंट एक्ट, जो कब आया था, ये भी 1961 में आया था। इसके माध्यम से क्या हुआ था, चेंज कर दिया गया था प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रोवाइडिंग फॉर एन इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए अब यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कौन कौन उसमें शामिल होता है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, उसी को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो क्या है इसमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, इसको भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्टोरल कॉलेज से संबंधित, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इनसे बहुत क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं और इजी है ये, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पर बता रही थी वो ये है कि ये भी पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये एक अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इनका इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। तो ये याद रखिएगा, एक ये प्रोविजन 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का 1961 में जो हुआ था। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ लेते हैं। तो दूसरा एक और प्रावधान जो इसमें इम्पॉर्टेंट किया गया था,
इसके अंतर्गत ये इंश्योर किया गया था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में जाकर, इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कोई जगह वेकेंट है। तो इस बेसिस पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से संबंधित। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 21st अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 1967, 1967 में। देखिए, ये जो ईयर्स हैं ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और ध्यान से इनको 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो लर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था 15वीं लैंग्वेज के रूप में। 15वीं लैंग्वेज के रूप में कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था? सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, राइट। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बात, स्केड्यूल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और रिसेंटली लास्ट ईयर के पेपर में ही क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर में पूछा गया था कि लैंग्वेजेस हमें बतानी थी 8th शेड्यूल की कौन सी कब ऐड हुई थी, राइट। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी? सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी, और ये 15वीं लैंग्वेज थी। इस समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इस समय कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, और ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी। और 15वीं कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी? 15वीं हुई थी सिंधी लैंग्वेज ऐड, और ये 1967 के 21st अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक साथ पता होना थोड़ा सही रहता है, चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ये एक एक्ट हो गया 21st अमेंडमेंट 1967 का, जिसमें 15वीं लैंग्वेज कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट एक्ट होगा? 21st के बाद एक हुआ 71st, ठीक है। 71st अमेंडमेंट एक्ट ये कब हुआ? 1992 में, ठीक है। ये 1992 में हुआ, और इसके माध्यम से 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। KMN ऐड किया गया, तो 2-3 बार बोल लीजिएगा KMN, लेकिन उसके बाद ये भी देख लीजिएगा कि ये मणिपुरी है, ठीक है, कोई और लैंग्वेज नहीं, क्योंकि M से कुछ और भी हो सकता है, राइट, कि मैथिली आ गया या फिर कोई और आ गया। तो इसको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों को ऐड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। उसके बाद अगला जो अमेंडमेंट होगा, यहाँ पर देखिए 92 है, तो इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ये कब हुआ? ये होगा 2003 में। ये 2003 में हुआ, और इसके माध्यम से 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई। देखिए, इसीलिए मैंने बोला था M दोनों में आ रहा है, तो अगर आप सिर्फ M से याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मणिपुरी पहले आई कि मैथिली पहले आई। तो पहले कौन सी आई थी? मणिपुरी, कोंकणी, और उसके बाद मणिपुरी, और उसके बाद नेपाली, ये तीनों आई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट जो 92 में हुआ, और फिर ये 4 ऐड हुई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ, ठीक है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, इसीलिए मैंने बता दिया कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये तीनों ही 8th शेड्यूल से संबंधित एक्ट्स हैं। तो इनको याद रखिएगा, हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक साथ के लिए मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया। इसके माध्यम से क्या कहा गया कि आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है उसकी पुष्टि की गई। यानी कि इसके माध्यम से कहा गया, इस एक्ट के माध्यम से, कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं केशवानंद भारती केस कब आया था, याद करने की कोशिश कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था 1973 में। तब इन्होंने दिया था, जुडिशरी ने दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो पूरा प्रोसेस है वो इसमें बताया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली इन्होंने 73 में दी थी, और ये 1971 में सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आ गई थी,
राइट। इसका मतलब इसी के बाद लाया गया था केबीसी अर्थात केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। हम थोड़ा सा टाइम में पहले चलते हैं कि ऐसी सरकार को कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि सरकार को ये पुष्ट करना पड़ा कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। तो 1967 का एक केस है, आपने सुना होगा, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके, राइट। तो जब ये बात गोलकनाथ केस में कही गई तभी सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे पावर नहीं है। तो वो एक अमेंडमेंट एक्ट ले आए 1971 का, 24th अमेंडमेंट एक्ट, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है और साथ ही हम किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकते हैं संविधान में, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट हम अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो जब ये लाया गया प्रावधान, उसके बाद हम देखते हैं केशवानंद भारती केस। आप देख रहे हैं कैसे कैसे समय के साथ आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं एक प्रॉपर, अगर आप चीज़ों को लाइन से पढ़ें, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में क्या कह दिया गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसको सरकार अमेंड नहीं कर सकती, राइट। तो ये जो मसला चल रहा था काफ़ी समय से, ये फाइनली सॉल्व हो गई ये प्रॉब्लम। तो ये हम देख लिए हैं। अब हम देखते हैं और क्या कहा गया। इसमें ये भी कहा गया कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपना असेंट दे, अर्थात इसमें राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। इनको अनिवार्य रूप से अपनी सहमति देनी होती थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। ये इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया। ये लाइन यहाँ पर गलत लिखी हुई है, इसको हटा दीजिए। हम अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आ गए हैं 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पर। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको कर्टेल कर दिया गया था, यानी कि उसकी जो प्रावधान थे उनको कम करने का प्रयास किया गया था। संपत्ति समाप्त आगे किया जाएगा, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त नहीं किया गया था, कर्टेल किया गया था बेसिकली यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया गया था, ये प्रावधान किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिक यूज़ के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदेगी उसके लिए जो कंपनसेशन होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, और उसके लिए लोग बार बार कोर्ट चले जाते थे, विवाद उठने लगते थे, इसलिए ये प्रावधान लाया गया था। तो याद रखिएगा, कर्टेल करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं 26वां संविधान संशोधन जो कब आया है, जो आया है फिर से 1971 में, ठीक है। और इसके माध्यम से प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया गया और जो भी प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे फॉर्मर रूलर्स को और प्रिंसली स्टेट्स को, उनको भी समाप्त कर दिया गया। देखिए प्रिवी पर्सेस क्या थे, जिस समय पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उस समय पर हम देखते हैं एक तरफ तो ब्रिटिश इंडिया था, आपको पता है, एक तरफ तो ब्रिटिश इंडिया था और दूसरी तरफ कौन थी, प्रिंसली स्टेट्स। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनको इंडिया में मिलाने के लिए, एक यूनाइटेड कंट्री बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि नहीं। तो ये प्रोविजन लाया गया, फाइनली इन लोगों ने ये प्रोविजन लाया कि प्रिवी पर्स का, यानी कि अगर कोई भी मान लीजिए डायनेस्टिक रूल चल रहा है, उनको अभी मिलाना है हमको अपने यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए, तो उनको कोई ना कोई तो हमें लालच देना पड़ेगा, या नॉट लालच एग्जैक्टली, लेकिन कोई तो हमें उनको फेवर देना पड़ेगा कि वो आकर हमसे मिले। तो उसी कॉन्सेप्ट के लिए प्रिवी पर्स लाया गया था और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट दी जाएंगी रूलिंग फैमिलीज को, ठीक है, कि अगर वो अपना राज्य सिंहासन छोड़ रहे हैं तो कुछ उसके लिए उनको कंपेंसेट किया जाएगा। तो यही था प्रिवी पर्स का कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, राइट। लेकिन 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1971 में इसको डिलीट कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया बेसिकली, राइट। तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो भी प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे उन रूलर्स को वो भी समाप्त कर दिए गए। देन आगे बढ़ते हैं, फिर आता है 35th अमेंडमेंट एक्ट। कब आया ये, 1974 में। इसके माध्यम से क्या हुआ, सिक्किम को एक स्टेटस ऑफ दिया गया, एक एसोसिएट स्टेट का इंडियन यूनियन में। कैसा स्टेटस दिया गया, एक एसोसिएट स्टेट का दिया गया 1974 में, जो 35th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था। और इसके माध्यम से 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया। 10th शेड्यूल यानी कि
10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित थी? एसोसिएशन ऑफ सिक्किम विद इंडियन यूनियन से संबंधित ये अनुसूची लाई गई। उसके बाद साथ ही में देख लीजिए 36वां अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके माध्यम से क्या किया गया कि सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया इंडियन यूनियन में। तो अब जब एक फुल फ्लेज्ड स्टेट हो गई तो जो भी इससे संबंधित अनुसूची लाई थी उसको हटा दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स एक साथ में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कब आया था, कौन से राज्य से संबंधित था। तो 35th जो आया 1974 में, इसमें एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। उसके बाद फिर अगला आया 36 जो अगले साल ही आया 1975 में, इसके माध्यम से एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, देन क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, हम अगले 1-2 सीरीज़ में जो आगे चलेंगी उसमें भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सारे एक ही उसमें नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा ये बोरिंग हो जाता है और थोड़ा याद रखना भी टफ होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर कर देख रहे हैं। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आज उनको डिस्कस कर लेते हैं। साथ में एक करंट अफेयर का टॉपिक भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चीज़ों को थोड़ा बोरिंग होने से बचाने के लिए मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हैं एक साथ ही डिस्कस नहीं किए हैं, और जितने भी आज हमने किए हैं उनको आप एक बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपको सारे याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने रिड्यूस करी है एज, वोटिंग एज जो है 21 ईयर्स से 18 ईयर्स। देखिए, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या है तो वो भी मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, चलिए बता देती हूँ। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तब याद कर लीजिएगा। और इसका आंसर हमने देख लिया है, जिसमें 21 से 18 वर्ष रिड्यूस कर दी गई थी वोटिंग एज। वो 61st अमेंडमेंट एक्ट था। कब था वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ ईयर नहीं ला रही हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बिल्कुल याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित क्वेश्चंस हम डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो रीसेंट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और जो आप पहले हो चुके हैं अमेंडमेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने नेसेसरी किए हैं प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रिजीम, यानी कि वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में ही। तो कौन सा है वो बताइएगा ज़रा, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 101st अमेंडमेंट एक्ट, 102nd अमेंडमेंट एक्ट, 103rd या फिर 104th? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे सामने 101st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो देखिए, कई बार क्वेश्चंस में ईयर नहीं लिखे होते हैं, सिर्फ अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्या आपने सोचा कि ईयर से मैं पहचान लूँगा, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 101st अमेंडमेंट एक्ट है। इसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम एक करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो रेगुलरली हम करते हैं अपनी सीरीज़ में। स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ एक करंट अफेयर का लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। देखिए, ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये है जोशीमठ का धसाव, यानी कि जोशीमठ सिंकिंग। इसके बारे में ज़रूर सुना होगा आपने, रिसेंटली न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा चर्चित विषय है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये जोशीमठ जो है ये एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है, जोशीमठ नामक स्थान, राइट। तो याद रखिएगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये लाई करता है गढ़वाल हिमालयास में। कहाँ पर लाई करता है? गढ़वाल हिमालयास में। और पश्चिम और पूर्व में ये कर्मनासा और ढकनाला स्ट्रीम्स जो है, धाराएं, उनसे घिरा हुआ है। कौन कौन सी? कर्मनासा और ढकनाला, राइट। उसके बाद इसके अलावा धौली गंगा और अलकनंदा जो रिवर्स हैं ये साउथ और नॉर्थ में इसके बहती हैं। ठीक है, दक्षिण और उत्तर में क्रमशः कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? धौली गंगा और अलकनंदा। तो थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में हमें पता हो गया है जोशीमठ से संबंधित। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे एंशियंट हिंदू टेम्पल्स भी हैं, जिसमें से
नरसिंह टेम्पल और कल्पवृक्ष टेम्पल इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा ये जो एरिया है ये प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए, और ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस जो है सब्सिडेंस का वो रिपोर्ट किया गया था 1976 की मिश्रा कमीशन रिपोर्ट के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ने 1976 में, कितने वर्ष पहले, अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा गया था कि ये जो एरिया है यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की संभावना है, राइट। और ये यहाँ पर सब्सिडेंस यानी कि जो धंस रही है मिट्टी वहाँ की, ऐसा इंस्टेंस तब पहली बार देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। और 1976 की रिपोर्ट है मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, ये दोनों नाम याद रखिएगा। और मिश्रा कमीशन जो था, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो जोशीमठ का क्षेत्र है ये लाई करता है सैंड और स्टोन के डिपॉजिट्स पर, यानी कि रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। और इसकी जो स्थिति है ये मुख्य चट्टान पर नहीं है, और ये एक प्राचीन भूस्खलन पर स्थित है, यानी कि एक पहले, बहुत पहले एंशिएंट टाइम में एक लैंडस्लाइड हुई थी, उसके डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर रेत और पत्थर के, उसी पर ये स्थित है। यहाँ पर कोई मेन रॉक नहीं है, तभी ये धंसती जा रही है। ये 1976 की रिपोर्ट में कहा गया था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन वर्क चलता जा रहा है और हम कैसे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका रिजल्ट है कि आज फिर हमारे सामने इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, राइट। तो देखिए, अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी हो तो एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से जोशीमठ सिंक हो रहा है उसी तरह से शिमला के सिंक होने के भी चांसेस हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी चिंताजनक हैं। हम अपने टॉपिक को देखते हैं फिलहाल। फिर क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, जो पेरेनियल स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कि जो परमानेंट जो बहती हैं वहाँ पर धाराएं, तो ऊपरी हिस्से में बर्फ और अत्यधिक अपक्षय वाली जो गिनीज चट्टान है, इनके कारण ये क्षेत्र भूस्खलन के लिए सर्वाधिक प्रवण है, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी हिस्से में क्या है, स्नो है, और नीचे वाले में वहाँ पर वेदर्ड गिनीज रॉक्स हैं, यानी कि जो घिस चुके हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। उसके बाद क्या कहा गया है, कहा गया है माउंटेन स्ट्रीम्स जो है ये भी एक्सपैंड हो गई हैं, और इनके जो चैनल्स हैं और वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुके हैं, और इन स्ट्रीम्स ने अपना जो कोर्स है रिवर का वो भी चेंज किया है, जिसकी वजह से जो स्लोप है उसमें इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है और ये एक बहुत ही फ्रेजाइल बेल्ट बन गई है, यानी कि बहुत ही अस्थिरता वाला क्षेत्र हो गया है ये। और इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ के बाद भी हम देख रहे हैं अनप्लान्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसने और कंट्रीब्यूट किया है इसकी इंस्टेबिलिटी में, राइट। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम वहाँ पर और समस्याएं देख रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जोशीमठ के सिंकिंग से संबंधित, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या आपको लगता हो कि जोशीमठ की सिंकिंग से संबंधित कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, जो डिस्कस नहीं किया है, तो उसको आप कमेंट कर बता सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।